हेलो 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 सभी को नमस्कार और भारतीय जय हिंद और झारखंडी जोहार। तो आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं अपने पिछले अध्याय का दूसरा भाग लेकर, जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछले चैप्टर को। वो था हमारा डेवलपमेंट, विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पीढ़ियों, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या क्या रहीं। अब तक जो 5 पीढ़ियाँ हैं उन बारे हम लोग आज पढ़ेंगे। और चूँकि ये उसी का भाग है और कल हमने जो पढ़ा, उम्मीद करता हूँ, या फिर पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो ज़हन में अच्छे तरीके से समा चुका होगा। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के ज़ाया करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पर, मतलब इस चैप्टर के इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब ये पूरे कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही अपने आप में महत्वपूर्ण जगह रखता है, क्योंकि इससे आपको सवाल, अक्सर एक सवाल तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इससे सवाल कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी पीढ़ी का जो कार्यकाल था, कब तक से कब तक था। हालांकि कई बार अलग अलग बुकों में ये आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेगा, तो इस पर सवाल तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उतने सवाल नहीं आते हैं। ये सवाल जरूर इससे सॉलिड बनता है कि किस पीढ़ी में किस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, निर्वात ट्यूब बोले तो वैक्यूम ट्यूब, किसी में ट्रांजिस्टर, किसी में आईसी, किसी में माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन सी पीढ़ियों में क्या इस्तेमाल किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आया, कौन सी पीढ़ी से वो संबंधित है। मतलब इसमें जो भी चीज़ पूछेगा वो आपसे उसमें एक सवाल जोड़ देगा, किस पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या फिर कुछ फुल फॉर्म बनते हैं। फुल फॉर्म तो से तो कंप्यूटर सब्जेक्ट ही बढ़ा हुआ है, तो इस पर भी हम लोग लास्ट टाइम में जब पूरा कंप्यूटर हम लोग पढ़ लेंगे तो एक स्पेशल क्लासेस रखेंगे इस पर भी। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जो भी यहाँ पे आपको एक्रोनिम मिलेंगे उसके हम लोग फुल फॉर्म पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। देखिए, अभी तक जो कंप्यूटर में देखने को मिला है, अभी तक जो हमें कंप्यूटर में जो देखने को मिला है वो 5 पीढ़ियाँ हैं। अभी तक जो हम लोग कंप्यूटर में देखने को मिला है वो है 5 पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और जिसमें से कि अभी हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, ये संभवतः हमारे लिए ये चौथा पीढ़ी है। कहीं कहीं आपको चौथा पीढ़ी भी कहने को मिलता है, कहीं कहीं ये पांचवा पीढ़ी भी रहता है, लेकिन बेसिकली इन्हीं दोनों में से है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पीढ़ी की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पीढ़ी की जो शुरुआत होती है 42 से 55, ये इसका मतलब सबसे ज़्यादा यही एज पीरियड यूज किया जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की यूज किया गया था। ठीक है, मेन कंपोनेंट के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब, जिसे कि हम लोग निर्वात ट्यूब भी कहते हैं, निर्वात ट्यूब। ठीक है, निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। शायद आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो फिर से मैं लिख देता हूँ। इससे हम लोग हिंदी में निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किए थे फर्स्ट पीरियड में, और इसी में स्टोरेज के रूप में हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पंच कार्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पंच कार्ड होगा। पहली पीढ़िया में हमने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। क्या यह इस्तेमाल किया था? पंच कार्ड।
पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, इस चीज़ को आप लोग काट दे सकते हैं। दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होता था या फिर लो लेवल लैंग्वेज यूज होता था, और इसमें से स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड में थी। ठीक है, मिली सेकेंड यानी 10⁻³ और इसके कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, इनिएक है, इडवैक है, यूनिवैक है। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखें कि पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। पहली पीढ़ी का एज क्या था, 42 से 55। वैक्यूम टिप का इस्तेमाल हुआ था। स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। प्रोग्रामिंग यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का ही एक दूसरा नाम भी है, लो लेवल लैंग्वेज का ही दूसरा नाम भी है मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आ जाइए सेकेंड जनरेशन। ये आपकी थी, ये आपको संभवतः ये 55 से 64 होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 55 से 64 था, कहीं कहीं 59-64 मिलेगा, ये भी बहुत विवादास्पद है। ठीक है, इसमें आपका मेन कंपोनेंट के रूप में इसमें जो वैक्यूम ट्यूब था, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मेमोरी का यूज हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, और इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर किसका इस्तेमाल किया गया था, ट्रांजिस्टर का। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर। ठीक है, और एक चीज है कि यहाँ पर आपका हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, और इसी समय आपका कोबोल और फोर्ट्रेन, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, कोबोल, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर फोर्ट्रेन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, इन दोनों का ही आविष्कार आईबीएम ने किया था। स्पीड देखिए, इसका स्पीड आप ध्यान में रखिएगा कि -3 पावर ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिली सेकेंड 10⁻³ माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶, नैनो सेकेंड 10⁻⁹, पिको सेकेंड 10⁻⁻12। दिस इज ऑल अबाउट इट्स स्पीड विच विल इंक्रीज, ठीक है, बाई -10⁻³ इन एवरी जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ एग्जांपल है, आईबीएम, यूनिवैक, सीडीसी। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया। ये महत्वपूर्ण है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था कब, सेकेंड जनरेशन पीढ़ी में। तो यहाँ पे सवाल आपके कैसे बनते हैं कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज किया गया, लैंग्वेज के रूप में क्या था, उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था ये 64 से 75। ये इसका मैक्सिमम डेट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था किल्बी और नॉइस के द्वारा। ठीक है, ये इन्होंने ही इसका, आपसे देखिए यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि ट्रांजिस्टर आया तो था, ठीक है, लेकिन कब आया था, तो 1947 में आया था। 1947 से आप लोग याद रखिएगा कि भारत देश का जो पावर है, सत्ता है, उसका भी ट्रांसफर हुआ था, तो उसी को याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर से। ठीक है, 1947 में आईसी यहाँ पे किल्वियर नॉइस ने लाया था। इसमें मैग्नेटिक डिवाइस ही यूज हो रहे थे, लेकिन अब उनका जो कैपेसिटी है बढ़ा दिया गया था। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज थे, लेकिन लैंग्वेज बदल गया, पास्कल और बेसिक। इसमें जो कि पिछले जनरेशन में आपका कोबोल और फोर्ट्रेन था, वो चीज़ यहाँ पर बदल गया। स्पीड हमने बताया कि -3 इंक्रीज हुआ, नैनो सेकंड में पहुंचा। एग्जाम्पल इसके आईबीएम और यूनिवैक आपको देखने को मिलेंगे। और इसी समय से आपका रैम का भी यूज इस्तेमाल शुरू हो चुका था। ठीक है, हालांकि वो डोमिनेंस में नहीं आया था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, उसकी इंट्रोडक्शन हो चुकी थी, उसकी झलकियाँ उस पीढ़ी ने देख लिया था। और एक चीज़ इसकी खासियत है कि इसमें टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और इससे पहले टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कौन से एग्जाम्पल है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, अब आ जाइए चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी जो थी ये 75 से 89, ये इसकी सबसे ज़्यादा डेट आपको देखने को मिलेगी। और ये अपने आप में तो रिवोल्यूशनरी दौर रहा, जब 1970 में,
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लेकर आए थे, कहीं पर आपको ये डेट 1971 भी मिलेगा, तो इससे आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। और ये एमी हॉफ के द्वारा था। किसके द्वारा था? ये एमी हॉफ के द्वारा। और इसी में रैम और रोम की शुरुआत भी हो गई थी। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हुआ कि रैम ने पूरी तरह से उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया। एक होता है ना कि रैम में उसमें एक बच्चे के रूप में आया था थर्ड पीढ़ी में, ठीक है, अब वो बड़ा हो चुका था, अब बोला कि नहीं, अब मुझे राजगद्दी दे दो। तो ये मेमोरी में, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी ने, क्योंकि रैम और रोम क्या है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी ही है। मेमोरी के बारे में भी हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जान लीजिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम और रोम ने पूरी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक डिवाइस को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज थे, लेकिन देखिए सेकेंड जनरेशन से आपके हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज था वो बदलता रहता है। कोबोल फोर्ट्रेन था, दूसरा में ये पास्कल बेसिक आया, और ये ओरेकल आया। स्पीड और आप इन्हांस कर दीजिए, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एप्पल, लैन, वैन, इसी यहाँ से सवाल बनते हैं कि लैन आपका किस पीढ़ी में आया, लैन वैन जो भी है आपका चौथी पीढ़ी में देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ने ही सब कुछ के दरवाजे यहाँ पे खोल दिए। एप्पल भी इसी दौर में देखने को मिला। ठीक है, चूंकि इस सब चीज इससे इंटरलिंक है। यहाँ पे 1970 में जब माइक्रो प्रोसेसर आया, तभी तो पीसी का विकास संभव हो पाया, और इसीलिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंसेप्ट आया, विंडोज का भी कंसेप्ट आया। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि VLSI, ठीक है, VLSI का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टीमीडिया पैरेलल कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई। और लास्ट में है अंतिम पीढ़ी, ये जो कि 1939 से ये अब तक चली आ रही है। इसमें एआई का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर आया, और यूएलएसआई यानी यूएलएसआई से एसएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल से सुपर लार्ज स्केल में ये चीज़ें तब्दील हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक, माफ़ कीजिएगा, मैग्नेटिक डिवाइस तो हम काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। यहाँ पर आपका सीडी डीवीडी का इस्तेमाल, मतलब जितने भी ऑप्टिकल डिस्क हैं वो आ गए। ठीक है, लैंग्वेज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस लैंग्वेज आ गया, प्रोलोग, जावा, एचटीएमएल जैसे आ गए। और यहाँ पे स्पीड फैक्टो में चली गई। ये जो लैपटॉप, डेस्कटॉप है ना, ये सब जो हम आज देख पा रहे हैं, ये सभी फिफ्थ जनरेशन का देन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इससे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पूरे टेबल में ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर। ठीक है, आपको फिर से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम लोग एक बार उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि पहली पीढ़ी की शुरुआत जो होती है वो होती है 1942 से 55 तक। ठीक है, दूसरी पीढ़ी आपकी गई आपकी 55 से 64, 1955 से 64। तीसरी पीढ़ी है 64 से 75। ठीक है, चौथी पीढ़ी आपकी 75 से 89, और अंतिम पीढ़ी आपकी थी 89 से आज तक। ये आपका इसका एज पीरियड हुआ जिस पर सवाल पूछते हैं कभी कभी। फिर आ जाइए मेन कंपोनेंट। पहली पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल देखा, और ये काफ़ी भारी भरकम ट्यूब होती थी। ठीक है, इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये काफ़ी गर्म हो जाते थे तुरंत, इसीलिए इन्हें वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन रूम में रखना इन्हें आवश्यक होता था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा ट्रांजिस्टर का दौर आया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का दौर आया, और इसकी जो आविष्कार है 1947 में हुई थी। ठीक है, और ये करने वाले थे बार्डिन, शॉकली शॉकली और ब्रिटन।
याद रखिएगा BSB। ठीक है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिला? तीसरी पीढ़ी में हमें देखने को मिला IC। तीसरी पीढ़ी में हमें देखने को मिला IC, और इसकी जो आविष्कार हुई थी 1998 में किल्बी और नोई के द्वारा। किल्बी एंड नॉइस। ठीक है, ट्रांजिस्टर की किसने की थी? BSB, बार्डिन, शॉकली ब्रेटन, और ये किल्बी नॉइस। इसके बाद चौथी पीढ़ी, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब माइक्रो प्रोसेसर आया था। माइक्रो प्रोसेसर, और इसकी जो आविष्कार हुई थी 1970 में हुई थी एमी हॉफ के द्वारा। तो देखिए, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आए हैं। ठीक है, उसका आविष्कार कब हुआ और किसने किया, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा AI का ज़माना आ गया। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का ज़माना आ गया। अब आ जाइए हमारे स्टोरेज के रूप में। पहले में हमने पंच कार्ड का इस्तेमाल देखा पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में हमने मैग्नेटिक स्टोरेज देखा। मैग्नेटिक, और तीसरे में हमने देखा कि यही चीज़ और बढ़ गया, मतलब इसके कैपेसिटी में वृद्धि हो गई, और रैम का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन चौथी पीढ़ी आते आते रैम ने पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया, रैम और रोम ने। और उसके बाद हमारा ये ऑप्टिकल डिस्क आ गया। ठीक है, जैसे ब्लू रे डिस्क है, आपका CD है, DVD है। और एक इसका इंपॉर्टेंट टेबल बनता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर। पहली पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज, जिसे कि मशीनी भाषा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी से हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हुई, और इसमें कोबोल, ये भाषा कब आई? ठीक है, और किसके द्वारा दी गई? ये बेसिकली ये IBM के द्वारा लाया गया था, कोबोल और फोर्ट्रैन। ठीक है, उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज ही रहा, लेकिन ये लैंग्वेज बदल गया। मतलब टाइप तो वही था, लेकिन उसके अंदर का जो कैटेगराइजेशन है, मतलब वो टाइप है, वो पार्टिकुलर स्पेसिफाइड चीज़ वो बदल गया। इसमें पास्कल और बेसिक थे। पास्कल, बेसिक, और उसके बाद आया आपका हाई लेवल लैंग्वेज में ओरेकल, और अंतिम में आया आपका प्रोलोग, जावा और HTML। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस टेबल को, और इससे अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी में जो हमारा आगे का जो अगला यूनिट है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। एक नैनो कंप्यूटर है। नैनो कंप्यूटर की परिभाषा बस इतनी है कि जिसका डायमीटर, जाहिर सी बात है, नैनो 10⁻9 मीटर में वो आता है, उसी को हम लोग नैनो कंप्यूटर भी बोलते हैं। सॉरी, ये -9 होगा, वो थोड़ा गलती हो गई इसमें। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर की एक खासियत बात ये है कि जनरल कंप्यूटर जो होते हैं, वो जो मेमोरी, उनका जो मापक होता है, मेजरमेंट होता है, वो बीट में होता है। लेकिन क्वांटम में आप क्यू जोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यूबिट में होते हैं। DNA कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जो कंप्यूटर को है 3 आधार में बांट सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को हम कैटेगराइज क्यों करते हैं? ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग कैटेगराइज क्यों करते हैं? किसी भी चीज को हम लोग कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो बहुलता जो होती है उसको हम लोग मतलब पढ़ने में आसानी हो। मान लीजिए ऐसा भी तो होता है ना, क्योंकि एक ही चीज की बहुत प्रकार, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो हम हर एक चीज को बार बार पढ़ें, इससे बेहतर है कि उनको एक ग्रुप में बना लें, उसके बाद पढ़ लें। इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन आया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि ठीक है, कंप्यूटर का विकास धीरे धीरे हुआ, पहले वह एबेकस में गया, ठीक है, फिर वो पास्कलाइन मशीन में गया, लेकिन फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का स्वरूप बदला। इसीलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम लोग साइज के बेस में बांट सकते हैं, उसके कार्य पद्धति यानी वर्क बेस में बांट सकते हैं, पर्पज बेस्ड, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है इस आधार पर बांट सकते हैं। साइज बेस्ड हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है, इसको 4 भाग में बांटते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि साइज बेस्ड को कितने भाग में बांटते हैं, तो इसे हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला है आपका साइज बेस्ड कंप्यूटर में, पहला है माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, और वेरी फर्स्ट इसका डेवलपमेंट हुआ था IBM के द्वारा। ठीक है, और इसमें बेसिकली 8, 16, 32, 64 बिट प्रोसेसर यूज किए गए थे, और लिस्ट पावरफुल था। ये जितने भी कंप्यूटर इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे, लिस्ट पावरफुल है, लेकिन ये मोस्ट पोर्टेबल है। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी आदमी को यदि कम लोड देकर भगाया जाए तो जाहिर सी बात है वो जहां मन तहां तुरंत तुरंत चले जाएगा, और उस पर लोड बढ़ा दिया जाए तो उसे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट का आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। हालांकि ये हर जगह आज के समय पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस सेंस में तो लागू हो सकता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, किसने किया। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जो आज हम लोग डेस्कटॉप देख पा रहे हैं, PC लैपटॉप देख पा रहे हैं, ये सब हमारा माइक्रो कंप्यूटर का ही है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो था ये सबसे पहले जो 1981 में जब इसमें हार्ड डिस्क का इंट्रोडक्शन हुआ, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर के रूप में 8088 का इस्तेमाल हुआ, उसे हम लोग PCXT बोलते हैं। ठीक है, यानी PC को भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, एक PCXT यानी PC एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, और दूसरा है PCAT यानी PC एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 1984 में आया, ये 1981 में था। अब आ जाइए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का जो आविष्कार है DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था 1965 में, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होते थे वो एक से ज़्यादा होते थे। ठीक है, और इसका स्पीड जो था 10 से 30 मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हमने कल ही आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो गति जो नापी जाती है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर क्या है ना, हर एक सेकेंड में वो 10 लाख से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकता है। ठीक है, हर सेकेंड में वो 10 लाख से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल आपको IBM 17, HP 9 को मिलेंगे। ये बेसिकली कंपनी रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो इसमें बेसिकली मूल चीज़ यही है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन था? ये PDP-8 1965 में आया था। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट यहाँ से निकल कर मिलता है। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसमें जो बिट जो यूज होता है प्रोसेसर का वो 32 और 64 के रूप में यूज होता है, और इसमें आपका टाइम शेयरिंग या मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए सुपर कंप्यूटर। इससे बेसिकली आपके सवाल काफ़ी बनते हैं हर एग्जाम्स में। हर एग्जाम्स में आपके इसके सवाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, पहला तो इसकी जो स्पीड जो होती है ना वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो फ्लॉप्स में, और जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस चीज़ को ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकती है कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर को, कि इसकी स्पीड MIPS में ना नाप कर
जो हम अब तक MIPS में नाप रहे थे, जो हम अब तक MIPS में नाप रहे थे, वो हमें यहाँ पर फ्लॉप्स में नापने को मिल रही है। ठीक है, अब आ जाइए कि पहला जो सुपर कंप्यूटर हमें देखने को मिला था वो था हमारा क्रे 1 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल, ये सवाल काफ़ी पूछा गया है आपको। और ये बनाया गया था सेमोर आर क्रे के द्वारा, और इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। देखिए, हर चीज़ के जनक को याद रखना इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, फादर ऑफ क्या चीज बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग, एलन ट्यूरिंग हमने पढ़ा था। ठीक उसी तरह फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेमोर आर्करे। देखिए, एस से इनका नाम यहाँ जुड़ा हुआ, सेमोर सुपर से मिलता जुलता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट करने का प्रयास करिएगा, सुपर सेमोर, सुपर सेमोर। ठीक है, दूसरा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में विजय भटकार के द्वारा लाया गया था, भटनाकर होगा यहाँ पर, और इसका नाम था परम, और ये सीडेक द्वारा निर्मित था। ठीक है, और सीडेक ने ही 2020 में एक परम सिद्धि नामक कंप्यूटर भी डेवलप किया है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी 1980 में नाल के द्वारा फ्लो सॉल्वर का भी विकास हुआ था। इसके बाद प्रत्यूष, इसके बाद आया प्रत्यूष। ये फर्स्ट मल्टीपर्पज मल्टी पेटाफ्लॉप्स था, सुपर कंप्यूटर था, जो कि पुणे बेस्ड IITM द्वारा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक, तो प्रत्यूष क्या था, परम क्या था। ठीक है, जापान का जो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो अब यह है हमारे पास। हालांकि इसमें कुछ अपडेट हुआ है, मैं इसको अभी हमें क्लियर कर देता हूँ। फुगाकू, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये फुगाकू को ही आंसर सही माना गया है। ठीक है, अब आ जाइए वर्क बेस्ड कम, ये आपके यहाँ पर, और हमने ये पढ़ लिया, हमने पढ़ा साइज बेस्ड कंप्यूटर, अब हम पढ़ा वर्क बेस्ड कंप्यूटर। इसमें है एक एनालॉग और दूसरा है डिजिटल। ठीक है, ये समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एनालॉग और डिजिटल में। ठीक है, एनालॉग जो भी घड़ी उड़ी आप देख सकते हैं, आपकी जो कांटे वाली घड़ी होती है वो एनालॉग होती है। डिजिटल आपका उसमें स्पेसिफाइड डिजिट के रूप में बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें जनरल फिजिकल यूनिट्स का जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा हो, यानी वैसी यूनिट्स, वैसी राशियाँ, ठीक है, फिजिकल भौतिक राशियाँ जिसे हम कह सकते हैं, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, जो समय के साथ परिवर्तित होती है, वो स्थिर नहीं रहती है। तो वहाँ पर जब मापन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बनेगा कि थर्मामीटर, ठीक है, जो पारा वाला थर्मामीटर होता है, ठीक है, मरकरी वाला, स्पीडोमीटर घड़ी की जो पुराने गाड़ियों में, अब तो खैर डिजिटल भी आ गया, सिस्मोमीटर, ठीक है, एनालॉग क्लॉक, वोल्ट मीटर, तो ये सब चीज़ हो गया। अब आ जाइए डिजिटल कंप्यूटर। जाहिर सी बात है ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करती हैं। ये किस पे काम करती हैं, बाइनरी डिजिट्स पर। और इसमें आपका कैलकुलेटर आ जाएगा, डिजिटल क्लॉक आ जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर आ जाएगा, थर्मामीटर जो डिजिटल वाले आते हैं वो आ जाएंगे। हाइब्रिड, हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का इसमें समावेश होता है। ठीक है, तो इससे जो कंप्यूटर बनता है उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, तो इनपुट के रूप में एनालॉग और आउटपुट के रूप में भी एनालॉग, लेकिन डिजिटल इस्तेमाल होता है प्रोसेस के रूप में।
डिजिटल इस्तेमाल होता है प्रोसेस के रूप में। अब आ जाइए, इसका इस्तेमाल आपका पेट्रोल पंप में, हॉस्पिटल में, ईसीजी में, डायलिसिस मशीन में देखने को मिलेगा। अब आ जाइए पर्पज बेस्ड, यानी उद्देश्य पूर्ति के हिसाब से। कुछ कंप्यूटर जो होंगे वो जनरल कंप्यूटर होंगे। इसमें आप दो ही चीज़ों में बांट सकते हैं, या तो जनरल या तो स्पेसिफाइड। जनरल कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो कि आपके जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल होंगे, डॉक्यूमेंटेशन डाटाबेस के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसमें डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या, ये हमारा जनरल कंप्यूटर ही है। ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो ये, लेकिन सब कुछ आपका जनरल में ही आ जाएगा। स्पेशल कंप्यूटर में क्या होता है, नाम में ही लगा हुआ है स्पेशल, इसको कुछ स्पेशल काम दे दिया जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी, अब एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड जो कंप्यूटर है वो उसी का कैलकुलेशन करेगा। वेदर फोरकास्ट, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, या सबसे इसका अच्छा उदाहरण आपको एम्बेडेड कंप्यूटर के रूप में दिखेगा। आपके जो घड़ी से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें एक स्मॉल चिप के रूप में ये एम्बेडेड कंप्यूटर को फिट किया जाता है, जो उसके पार्टिकुलर फंक्शंस को ये कैरी आउट करता है, तो उसे ही हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप, नोटबुक एंड आपका हो जाएगा नेटबुक। पहली बात तो ये समझिए कि डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप डेस्कटॉप हमारा, आप देख सकते हैं ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप है। पूरा ये जो सेट जो है ये हमारा डेस्कटॉप है। इसमें मॉनिटर है, इसमें ये सीपीयू कैबिनेट है, इसमें माउस है, कीबोर्ड है। ये बेसिकली 3 से 4 जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी ये स्पीकर हो गया या फिर वायरलेस रूटर, ये तो आपके ऑप्शनल हैं, लेकिन ये 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 और ये